Hello everybody, welcome back to our channel. This is Praveen Pawar, your social science teacher. Let's start our today topic and that is polity chapter 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। छोटा सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। अब चलो पहले छोटी छोटी टर्म देखते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ आती है एथनिक। एक वर्ड है, एमसीक्यू में ये चारों आई हुई है अलग अलग। तो एथनिक क्या होता है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। कल्चर क्या होता है? संस्कृति। संस्कृति के आधार पर जो समाज में हम लोगों को बांट रहे हैं, सोशल डिवीजन कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? एथनिक बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म एक वर्ड से बना है मेजोरिटी से। और मेजोरिटी का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? बहुमत। बहुमत का मतलब ज़्यादा संख्या वाले लोग। ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन है? बस एक वर्ड ही पकड़ लो मेजोरिटेरियन में। अगर एमसीक्यू में लगाओगे तो तुम्हें मेजोरिटी लिखा हुआ जरूर मिलेगा, इससे तुम एलिमिनेट कर जाओगे। अब बिलीफ दैट एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री। वे ये मानते हैं कि जो मेजोरिटी में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उन्हें ही कंट्री को रूल करना चाहिए। इन विच एवर वे इट वॉज वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। जिस भी तरीके से वे करना चाहें, बाय डिसरिगार्डिंग अनदेखा करते हुए, विशेज एंड नीड जरूरत और इच्छा किसकी? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक या फिर कम संख्या वाले। तो इन शॉर्ट मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जनसंख्या में ज़्यादा लोग किसी देश को रूल करेंगे, जिसमें माइनॉरिटी वालों की नीड और विशेज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। क्लियर है? दो टर्म, एथनिक, मेजोरिटेरियनिज्म। नेक्स्ट आती है सिविल वॉर। तो सिविल वॉर की अगर हम बात करें, सिविल वॉर क्या है? देखो, सिविल वॉर बोला जाता है गृह युद्ध। तो अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद की सिचुएशन, और विवाद भी कैसा? हिंसा वाला। वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर। ये वॉर कब होगा? एक ही कंट्री, एक ही देश के अंदर। दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। जैसे गृह युद्ध की सिचुएशन हो जाती है ना, कि कोई दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए, तो उसी चीज़ को जिस देश के अंदर होगा उसे क्या बोलेंगे? हम सिविल वॉर बोलेंगे। क्लियर है ये तीनों टर्म? अब इनका थोड़ा थोड़ा सा यूज करके हम पढ़ेंगे। चैप्टर दो टर्म में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है, एक हम केस थ्योरी पढ़ेंगे बेल्जियम की, और बेल्जियम ने कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करी। दूसरा श्रीलंका की, और श्रीलंका ने कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करी। उसी के बेस पर हम पूरी पावर शेयरिंग को देखेंगे। तो सबसे पहला, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन बतानी है। तो एथनिक क्या है वो पता लग गया, शेयर्ड कल्चर के बारे में जो हमें बताता है। तो पहली चीज, बेल्जियम क्या है? एक छोटी कंट्री है। कौन से कॉन्टिनेंट की? यूरोप की। एरिया कंपेयर कराया है किससे? हरियाणा से। यानी कि बेल्जियम एक इतना छोटा सा देश है कि उसका हरियाणा से भी छोटी देश है। उसके बाद बॉर्डर सराउंडेड बाय 4 देशों से घिरा हुआ है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तो शॉर्ट में अगर याद करना चाहो, फंगल से याद कर लेना, FNGL, फंगल। 4 कंट्री से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट, ऑल्दो इट हैव कंप्लीटली कंपोजिशन इन कैपिटल। जो इसकी कैपिटल है, ये भी पूछ लिया जाता है बेल्जियम की कैपिटल्स क्या है? ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम का जो कंपोजिशन है ब्रुसेल्स में, उसका उल्टा है। तो मेन चीज क्या क्या है? देखो, ये वाला दिख रहा है क्लियर? इसकी हम बात करें, इतनी कंपोजिशन क्या है? बेल्जियम, इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम में रहने वाले, इसमें 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक तो डच बोलने वाले और दूसरा फ्रेंच बोलने वाले। 2 लैंग्वेज वाले लोग हैं यहाँ पे, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले। तो फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग हैं 59%। ठीक है, वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 40%। तो यहाँ पर अगर मेजोरिटी की बात करें, ज़्यादा संख्या में कौन है? डच स्पीकर। पूरे ब्रुसेल्स में अगर हम बात करें, मेजोरिटी में कौन है? डच बोलने वाले। वही ब्रुसेल्स में बात करें, जो यहाँ पे कम में था, फ्रेंच वाले कम में थे, तो यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले 80% लोग हैं और डच बोलने वाले 20% लोग हैं। तो दोनों कंपोजिशन उल्टा हो गया ना। यानी कि पूरे देश के नज़रिए से देखे तो डच वाले ज़्यादा हैं, लेकिन केवल कैपिटल ब्रुसेल्स के नज़रिए से देखे तो फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं। अब इस पे एक लाइन पे MCQ भी बन के आ जाते हैं। याद कैसे करेंगे? बस एक एरिया ध्यान रखो, एक लाइन ध्यान रखो, ये वाली। क्या लाइन है? FD करवाई 59% की। FD कितने करवाई है? 59% की। F का मतलब फ्लेमिश, D का मतलब डच बोलने वाले। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले कितने हैं? 59%। ये 100 से ज़्यादा है तो रिलेट कर लो, फ्रेंच वाले ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे 40%। 1% इसमें जर्मन स्पीकिंग वाले भी हैं। ठीक है, मेनली ये 2 ध्यान रखने हैं।
तो FD 59%, यहाँ पे डच बोलने वाले हैं 59%, तो ऑटोमेटिकली ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले कैसे हो जाएंगे, कम। इसके कितने, केवल 20%। ठीक है, इससे चारों की चारों लाइन रिलेट आप कर जाओगे। ये कोर है, MCQ भी बन के आ जाता है, वैसे भी पूछा जाता है इनपे से। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें फिफ्थ, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो माइनॉरिटी में है, कम संख्या वाले कौन है यहाँ पे, पूरे के पूरे ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं, फ्रेंच वाले हैं ना 40%, ये कम संख्या में तो हैं लेकिन रिलेटिवली रिच है और पावरफुल भी हैं, यानी कि पैसों में कमजोर नहीं है, केवल संख्या में कम है। तो जिस कारण से विच क्रिएट टेंशन बिटवीन 1950 to 60। तो ये हमारी पूरा बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन था। तो बेल्जियम में क्या क्या ध्यान रखना है, यूरोप में है, हरियाणा से छोटा देश है, और दूसरी बात फंगल, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से घिरा हुआ है। इथनिक कंपोजिशन, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में बिल्कुल उल्टा है। बेल्जियम में एक लाइन ध्यान रखनी है, FD करवाए 59% की, यानी कि डच बोलने वाले 59% है, तो फ्रांस बोलने वाले कम हो गए, और वहीं ब्रुसेल्स में इसका उल्टा कंपोजिशन हो जाता है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि बेल्जियम ने, ये 2 लाइन बन के आई हुई है पेपर की, मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज उठा रखी है। बेल्जियम ने अपनी इथनिक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करा, या फिर हाईलाइट एनी 4 मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम टू अकोमोडेट इट रीजनल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट का मतलब भी वही होता है, कैसे अपनी रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी को उन्होंने घुल मिलकर रहना सिखाया है। ठीक है, तो ये वाला चांस है इस बार, क्योंकि लास्ट वाले प्री बोर्ड में आया था हमारा श्रीलंका का केस आ चुका है, तो इस बार अगर चांस आया तो ये बेल्जियम वाला पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे ढंग से याद कर लेना। तो इसमें हम बात करें, पहला कैसा काम करा उन्होंने, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। उन्होंने क्या करा, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रखे, मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर चले। उन्होंने क्या कहा है, डच और फ्रांच बोलने वाले सेंट्रल, यानी कि बेल्जियम के सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। दूसरा, वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अलग से पावर दे दी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगी, अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ फैसले ले सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो हर स्टेट में अलग वो है ना सरकार है, और सरकार को पूछने थोड़ी जाना पड़ता है सेंटर वालों से, तो उसी तरीके से इन्होंने काम करा। पहला क्या करा, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रखे, दूसरा स्टेट को सबॉर्डिनेट नहीं करा। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, सेपरेट गवर्नमेंट इन द ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या थी, उसकी कैपिटल, ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार बना दी, क्योंकि स्टेट को हमने वो दिया है ना, फ्रीडम दी है। और ब्रुसेल्स वालों ने क्या कहा, ब्रुसेल्स वालों ने भी कहा कि हम भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रखेंगे, जबकि हमने देखा था फ्रांच बोलने वाले यहाँ पे कितने थे, 80% थे ना, तो 80-20 के रेशियो में भी इन्होंने ये कह दिया कि हम इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखेंगे। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप सेंटर में हमारी रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो स्टेट में हम आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो मिलजुल कर रहना शुरू करा ना। उसी तरीके से एज दे एक्सेप्टेड द मोल्ड ऑन होल कंट्री ऑफ द बेल्जियम, क्योंकि इन्होंने पूरी कंट्री में भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर का एक्सेप्ट करा था। फोर्थ आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जो क्या होती थी, किसके द्वारा चुनी जाती थी, पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों के, यानी कि हर एक लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते थे। ये भी लाइन MCQ में आई हुई है। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसकी, लैंग्वेज स्पीकिंग वालों की, अलग लैंग्वेज वालों की। अब इन पे पावर होती थी किस किस की, कल्चर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, कोई भी इशू देश में होगा तो सबसे पहले इनसे सलाह ली जाएगी, क्योंकि ये हर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू चेंज द लॉ। अगर उन्हें कोई कानून बदलना होता था, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी उस पर एक तरफा फैसला नहीं ले सकती थी, दोनों लोगों से पूछना पड़ेगा, फ्रांस वालों से भी और डच वालों से भी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए इक्वालिटी दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, डिग्निटी बढ़ रही है, सारी चीज़ बढ़ रही है ना, तो वो काम हुआ। तो इसलिए आफ्टर शोइंग द रिजल्ट, जब इन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल पेश करा, ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल थी, उसी को बाद में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर पर माना गया है। ये भी पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसे बनाया गया है बाद में, तो किसे बनाया गया है, ब्रुसेल्स को ही बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया, जिसमें बेल्जियम की स्टोरी क्या थी, मतलब प्रॉब्लम क्या थी और उसने कैसे सोल्व करा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे चैप्टर में दिया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन बताना है। पहली बात, आज़ाद कब हुआ है, 1948, हमसे 1 साल बाद में। फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, नीचे की साइड तमिलनाडु पड़ता है ना, तो यहाँ पे ये है ही छोटा सा बना हुआ। तो
छोटे से ही थोड़ी से साउथर्न कोस्ट में थोड़ी सी दूर पे ही है। अब वहाँ पे क्या क्या थे, बेल्जियम में थे फ्रांच बोलने वाले और डच बोलने वाले। तो श्रीलंका में कौन कौन है, सिंघल बोलने वाले और तमिल बोलने वाले। सिंघल वाले 74% और तमिल वाले 18%। ठीक है, अब तमिल भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। श्रीलंका के रहने वाले जो तमिल थे वे 13% है, और कुछ इंडिया के रहने वाले तमिल थे जो यहाँ से काम करने के लिए वहाँ पर गए हैं, वे 5% हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द सिंगल स्पीकिंग पीपल, जो सिंगला वाले हैं ज़्यादातर, वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट को। और वाइल तमिल और हिंदू और मुस्लिम, जो तमिल्स वाले हैं वो कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेजोरिटी में यहाँ पर कौन है, अगर कास्ट की बात करें तो सिंगल वाले, और रिलीजन की बात करें तो बुद्धिस्ट धर्म वाला श्रीलंका में मेजोरिटी में है। ये वाला भी पूछा गया है कि श्रीलंका में एमसीक्यू में आया हुआ है कि श्रीलंका का मेन रिलीजन कौन सा है, तो कौन सा है, बुद्धिस्ट। अब इसकी बात करते हैं कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करी। हालांकि इनकी सोल्व तो हुई ही नहीं, इन्होंने तो उलझा दिया मामला। तो वही पूछा जाता है, हाउ डिड द सिविल वॉर ब्रेक आउट इन श्रीलंका, लिस्ट द रीजन। तो श्रीलंका में ऐसा क्या रीजन हुआ कि सिविल वॉर छिड़ गया, यानी कि घर में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, या फिर इसी की अलग अलग लैंग्वेज है। हाउ मेजोरिटेरियन इज इंक्रीड एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल। मेजोरिटेरियन का मतलब जो बहुमत वालों को उन्होंने सपोर्ट करा है, वो कैसे अलगाव फील कराया है श्रीलंका में जो तमिल रहते थे उनको। ठीक है, या फिर आ जाता है राइट द की फीचर ऑफ 1956 एक्ट। एक कानून लेकर आए थे 1956 में, उसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन आए, आंसर सेम ही करना है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। सोशल साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है, मतलब आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है ना, आप लपेटे आओगे। बस दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ हम रट्टे मारना शुरू कर दें, रट्टे मारेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, आंसर पूरा रटाया जाएंगे, कुछ नहीं करना। मेन चीज़ ध्यान रखो, जैसे हम बेल्जियम में क्या ध्यान रखना था, फ्रांच बोलने वाले डच बोलने वाले, कैसे सोल्व करा, इक्वल नंबर दिया, सबको बराबर दे रखा, ये सारे काम करे, खत्म। श्रीलंका में बात करें कौन कौन है, सिंगल बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, सिंगल वाले मेजोरिटी में है। ठीक है, तो दिक्कत किसके साथ आएगी अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, सिंगल और तमिल वालों की, और रिलीजन कौन सा है, बुद्धिस्ट वाला। बस इतनी कोर चीज़ें ध्यान रखनी होती है, बाकी कुछ भी बनो के इधर उधर का लिखा होगा, काम चल जाएगा। तुम्हारे मेन हेडिंग और मेन टॉपिक क्लियर होने चाहिए। देखो अब इसका क्या हुआ, ये वाला लास्ट ईयर ही 2024 वाले ही पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए हालांकि इंपॉर्टेंट तो है, बट इस बार वाले में चांस कम है क्योंकि जस्ट लास्ट ईयर ही आया। तो देखो, श्रीलंका पास एन एक्ट इन 1956, एक एक्ट बनाया उन्होंने 1956 में, जिसमें क्या काम करा है। पहला काम, उन्होंने सिंगल बोलने वाले ज़्यादा थे, तो सिंगल को ही क्या दे दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी कि हमारे यहाँ पर श्रीलंका में केवल एक लैंग्वेज बोली जाएगी, सिंगल वाली। जिससे क्या हुआ, तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड, तमिल लैंग्वेज को अनदेखा कर दिया गया। नेक्स्ट, स्टेट का प्रोटेक्शन एंड फोस्टर दिया गया बुद्धिज्म को। स्टेट ने साफ तौर पे कहा कि हम बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे और जो बुद्धिज्म फॉलो करेगा उसे भी हम अपनी तरफ से संरक्षण प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, सिंगल बोलने वाले पर प्रीफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो या यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट के लिए जा रहे हो, उसमें भी क्या प्रीफर करा गया कि अगर आप सिंगल बोलने वाले हो तो आपको हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट, तो ये सारी सीरीज क्या दिख रही है, सिंगल मेजोरिटी में थे, सिंगल वाले बुद्धिज्म अपनाते थे और उन्हीं को प्रीफरेंस दी जा रही है। तो गवर्नमेंट कैसा अडोप्ट करा है, मेजोरिटेरियन पे फॉलो करते हुए जा रहे हैं ना, बहुमत जो ज़्यादा संख्या में है उन्हीं को सपोर्ट दिखाते हुए जा रहे हैं ना। तो इससे क्या हुआ, टू इस्टेब्लिश सिंगल सुप्रीमेसी एंड डिसरिगार्डेड तमिल। गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन अपनाया, सिंगल को सबसे ऊपर दिखाया और तमिल वाले जो बाकी 13% तमिल थे उन्हें क्या करा, अनदेखा करते हुए चलते रहे। बाय विच ऑल तमिल फील एलिनेटेड, जिससे सारे तमिल को अलगाव फील हुआ, अलग फील हुआ। एंड डिमांड एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट, तो उन्होंने मिलकर डिमांड करी कि हमें एक तमिल इलम स्टेट दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होता है, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। जब उन्होंने फिर भी सॉल्यूशन नहीं करा तो बाद में जाके ये एक विवाद क्रिएट हो गया एंड सून इट टर्न इनटू ए सिविल वॉर, और जिससे क्या हुआ, लास्ट में सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो सेम है, अगर ये वाला बन के आया तो पहले सिविल वॉर को डिफाइन कर देना, सिविल वॉर क्या होता है। अगर ये वाली बन के आई तो मेजोरिटेरियन टर्म को डिफाइन कर देना, बाकी यही चीज़ लिखनी है। अगर 1956 एक्ट आया तो सीधा सीधा उतार देना। ठीक है, बस इतना सा चेंज करना है और कुछ नहीं है। तो अब तक हम दोनों केस पढ़ चुके, अब हमें क्या देखना है, इनमें से समझदारी किसने दिखाई, बेल्जियम वालों ने कैसे समझदारी दिखाई, उन्होंने मेजोरिटी माइनॉरिटी में तो उनके वहाँ भी थे, लेकिन उन्होंने क्या करा है, उन्होंने सबको इक्वल लेके चला, सबकी रेस्पेक्ट करी, डिग्निटी दी और सबको इक्वल
पार्टिसिपेशन कराया है पॉलिटिकल मेकिंग में। सिंगल वाले थोड़े से खिसके हुए थे, उन्होंने सोचा अरे क्या होता है, अपना अपना जो है मेजोरिटी देख लेंगे। तो मेजोरिटी देखना जरूरी है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी चुन रहे हो तो हर 1% की वैल्यू मैटर करती है। अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ ना कुछ हद तक एलिनेशन फील आएगा, वे अपने आप को अलग मानेंगे, डिस्क्रिमिनेटेड मानेंगे, भेदभाव हो रहा है, तो फिर सिचुएशन उलझती जाएगी और एक टाइम पर आकर सिविल वॉर, दंगे, वायलेंस, हिंसा वगैरह होनी शुरू हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है श्रीलंका। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये छोटा सा एक दिया गया है, तो दो रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल का मतलब तर्क, हमें फैक्ट बताने हैं, इसमें तो हमें फैक्ट बताने हैं। और एक होता है मोरल रीजन। मोरल रीजन में होता है नैतिक वैल्यू, यानी कि बस जैसे हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर से चलते टाइम मम्मी पापा को नमस्कार करो, पैर छुओ, ये करो, मोरल वैल्यू है। अब आप पूछने लग जाओ क्यों छुए, भाई कोई साइंटिफिक रीजन तो इसके पीछे है नहीं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मोरल वैल्यू है इसलिए करना चाहिए। तो मोरल वैल्यू केवल ऐसा हो जाना चाहिए। प्रूडेंशियल वाले फैक्ट बताएंगे। तो प्रूडेंशियल रीजन में पहला दे रखा है पावर शेयरिंग से हमने क्या देखा, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर विवाद वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। क्योंकि हमने क्या करा, दोनों में लड़ाई करवाई नहीं, हमने सबको क्या कहा, इक्वालिटी ले लो भाई, खत्म करो, ना तुम लड़ो ना तुम लड़ो, दोनों के नंबर ऑफ मिनिस्टर हमने क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कर दी हमने, बिल्कुल खत्म कर दी। नेक्स्ट, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में। अगर मान लो हम केवल मेजोरिटेरियन वालों की सरकार बना देते तो दूसरे वाले प्रोटेस्ट भी तो करते, दंगे करते, वो मैटर ही खत्म हो गया। तो क्या आएगी, जो सरकार चुन के आएगी वो स्टेबल रहेगी, आराम से देश की भलाई के हित में काम करने के बारे में सोचेगी। थर्ड, मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सरकार को अकाउंटेबल बनाती है, जवाबदेही बनाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन भी होंगे और वोटर सपोर्ट भी होंगे। ठीक है, तो इलेक्शन होंगे, अब जो सरकार चुन के आगे उन्हें कामकाज पे ध्यान देना पड़ेगा, वे जातिगत या धर्म रिलेटेड टॉपिक में नहीं उलझा कर रख पाएंगे। नेक्स्ट, मोरल रीजन। मोरल का मतलब नैतिक, जो बेसिक कि हाँ ऐसा है तो होना चाहिए। क्या करता है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पहली बात, पावर शेयरिंग को ही हम डेमोक्रेसी की आत्मा मानते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट। सेकंड, इट प्रोवाइड द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार को लेजिटिमेट बनाते हैं, यानी कि कितनी वैलिड है, कैसी सरकार है, कितनी वैलिड है, कब तक चलेगी। थर्ड, मेक गवर्नमेंट एंड कंट्री पीसफुल। अब लड़ाई झगड़े खत्म हो गए तो गवर्नमेंट एंड कंट्री को क्या बना रही है, पीसफुल बना रही है। साथ साथ मेंटेन क्या करा रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। कितने भी अलग अलग उसके लोग रहे हो, सब आकर मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, इसलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल हो जाती है। ये वाली लाइन इतनी सी जो है ना, ये अलग से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, देखो नीचे दे रखा है। ठीक है, चलो इसे भी देख लेते हैं। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और हाउ डज पावर शेयरिंग इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की आत्मा क्यों बोला गया है, या पावर शेयरिंग कैसे पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। पहली चीज, इट इन्वॉल्व द पब्लिक इन गवर्नमेंट मेकिंग। अगर हमें कोई सरकार चुननी है तो किसका रोल हो रहा है, पब्लिक का रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। हम किसी भी एक भी सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कोई मेजोरिटी में हो, कोई माइनॉरिटी में हो, सबका ध्यान रख रहे हैं ना। तो क्या कर रहा है, लोगों का सरकार चुनने में रोल प्ले कराता है। सेकंड, ऑल द कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन हैव इक्वल पावर टू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव। कोई किसी भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का, रिलीजन को हो, सबके पास इक्वल पावर है कि आप उनके प्रतिनिधि या आप उनके MP MLA बनकर आ सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एज वेल एज वुमेन इन लोकल बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। साथ जैसे हमने देखा पावर शेयरिंग कहाँ करी है, SC ST की सीट रिजर्व करी थी हमने, 9th क्लास में पढ़ गए थे। कितनी है, 84 और 47। वहीं पे वुमेन की 1/3 सीट रिजर्व करी है लोकल बॉडी, पंचायती राज में। तो ये पावर शेयरिंग ही तो है। SC ST को पहले कोई पूछता नहीं था, कई बार तो चुनाव ही नहीं लड़ने देते थे, वे फॉर्म भरने जाएंगे, पीट के भगा देते थे। तो अब फॉर्म भी भरेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। इस पे 47 जो ये 84 सीट रिजर्व करी है, इन पे केवल SC ही चुनाव लड़ेंगे। तो कोई भी जीता आएगा तो SC का कैंडिडेट ही ना, तो उनकी डिग्निटी बढ़ी, उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मोर देन वन पॉलिटिकल ग्रुप आल्सो डीपन द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरी बात,
पावर शेयरिंग हम उसके बीच में भी तो करेंगे, पॉलिटिकल ग्रुप में भी। अगर पावर शेयर नहीं करते तो एक पार्टी रहती, वही जीतते हुए आ जाती। अब हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा पार्टी होगी, जिससे क्या होगा, पॉलिटिकल ग्रुप एक से ज़्यादा, तो रूट ऑफ डेमोक्रेसी को और गहरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन खुल गई, हम एक से ज़्यादा को चुन सकते हैं। नेक्स्ट, सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी एक्वायर द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन के जरिए सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं और सरकार के स्टेक होल्डर बन जाते हैं, यानी कि सरकार से बार बार सवाल पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों करा है तो कैसे करा, हमें डिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहे हैं, हमारे लिए काम क्यों नहीं करा जा रहा है, तो प्रॉपर स्टेक होल्डर बन जाते हैं। एग्जाम्पल पावर शेयरिंग का दे सकते हो, बेल्जियम जो हम पढ़ के आए हैं, और इंडिया तो है ही अपना। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, राइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में अलग से डिफरेंस करने के लिए भी आ जाता है, इसलिए ये 5-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। बाकी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आ गया तो चारों हेडिंग आपको बतानी है। तो पहले हम देखते हैं वर्टिकल। अच्छा चलो इसे रिलेट करते हैं। वर्टिकल लाइन देखिए आपने कैसी होती है, सीधे वाली। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, ऐसे वाली। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, लेयर अलग अलग हो गई ना, एक नीचे बैठा है, एक उससे ऊपर बैठा है, एक उससे ऊपर बैठा है। इसमें अगर हम बात करें, बैठा दे तीनों को, तो तीनों का बेस क्या हो गया, सेम, तीनों सेम जगह पर बैठे हैं, वही चीज़ है। अब लाइन पकड़ते हैं, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में लेवल कैसी होगी सबकी, लेवल है डिफरेंट। ठीक है, लेवल डिफरेंट। इसमें बात करें तो लेवल डिफरेंट में कौन कौन आता है, सबसे पहले सेंटर की सरकार। तो सेंटर में कौन आ जाएंगे हमारे, कौन चुनते हैं, पीएम। फिर स्टेट, स्टेट में कौन चुनते हैं, सीएम। फिर लोकल बॉडी, लोकल बॉडी में कौन चुनते हैं, पंचायती राज। क्लियर है। एक सेकंड लाइट चली गई है, अभी देखते हैं थोड़ा सा। चलो हम यहां तक कर चुके थे इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो डिफरेंस क्या था, वर्टिकल में लेवल कैसे हो जाएगा, अलग अलग लेवल है ना, एक नीचे बैठा है, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। तो सेंटर में पीएम, सेंटर में कौन, पीएम की सरकार, पीएम और प्रेसिडेंट। स्टेट में सीएम और गवर्नर, और लोकल बॉडी में पंचायती राज और एमसीडी होते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये सीधा सीधा पूछा जाता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसा, फेडरल स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात, ईच लेवल हैव डिफरेंट एरिया और जुरिडिक्शन टू द वर्क। हर एक लेवल का जो एरिया जुरिडिक्शन है काम करने का, वो सबका अलग अलग है। क्लियर है। तो लेवल इसमें क्या है, लेवल अलग है, और क्या है होगा, ऑर्गन कैसे हैं, ऑर्गन सेम है। क्योंकि ये अगर हम बात करें, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव में ही आते हैं भाई। स्टेट में, सेंटर में लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम पीएम का, स्टेट में कानून बनाने का काम सीएम का। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें बस यही ध्यान रखो, डिफरेंट लेवल तो ऑर्गन कैसा, सेम। ठीक है क्या है कि है, जब भी तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भूल जाओ, लाइन देख लो, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में एक के ऊपर एक, तो वर्टिकल लाइन में लेवल हो गया अलग, लेवल अलग तो ऑर्गन सेम। ठीक है, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में सेम बेस पर बैठे हैं, तो लेवल कैसा, लेवल सेम, तो ऑर्गन कैसे, अलग अलग। ठीक है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन एट सेम लेवल। अब इसमें किस किस के बीच में करेंगे, लेजिस्लेटिव के, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के। यहाँ पे लेजिस्लेटिव उठा दिया, ये एग्जीक्यूटिव उठा दिया, ये जुडिशरी उठा दिया। लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम जो बना है उसे इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम टू चेक द लॉ। अगर कोई कानून गलत बनता है तो स्वयं चेक किससे करते हैं, यानी कि चैलेंज कहाँ कर सकते हैं, जुडिशरी के सामने जाके। तो इन तीनों की पावर है अलग अलग, लेकिन तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर बट वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं, लेकिन काम में कोई भी किसी की दखलंदाजी नहीं करता, सबका काम भी तो अलग अलग बटा हुआ है। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट, इसकी खासियत क्या है, टू इंश्योर दैट नो वन कैन यूज एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज ना कर ले। मान लो कोई लेजिस्लेटिव में पीएम सीएम चुन के आ गए, उनका दिमाग घूम जाए कि भाई मुझे तो डिक्टेटरशिप लानी है, हिटलर की तरह जर्मनी बना दूं, मतलब जर्मनी की तरह धीरे धीरे ऐसे ऐसे कानून पास कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देंगे कि भाई हम पूरा डिक्टेटरशिप ले आएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी निगरानी के लिए कौन बैठा रखा है, जुडिशरी। अगर कोई भी ऐसा नियम आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे चैलेंज कर देंगे, कहाँ जाकर, जुडिशरी में चैलेंज कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इस वाले सिस्टम को क्या बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला जाता है। तो वर्टिकल फेडरल गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल
चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्लियर है दोनों? इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पूछे जाते हैं, मैच वगैरह के लिए भी आ जाते हैं, और इस बार वाले में चांस भी, अगर इस चैप्टर में से आया या तो बेल्जियम का केस आएगा या फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आएगी, दो के ही चांस हैं, बाकी चाहे छोड़ भी देना, मतलब कर लेना, एक आध नंबर का एमसीक्यू में तो मिल सकता है, बट बड़े क्वेश्चन ये दो के ही चांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पता लगा आगे मुझे पकड़ रहे हो, या आपने तो एक ही कहा था जी, हम तो एक याद करके चले गए। अबे चैप्टर में तो है ही, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, यूट्यूब वालों के चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा जो आता है, पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग करी जाती है। जैसे बेल्जियम में हम देख के आए थे, इन्होंने रिलीजन और लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर शेयर करा था, एक फ्रांस बोलने वाले थे और एक डच बोलने वाले थे, तीनों के बीच में पावर शेयरिंग करा। साथ साथ उन्होंने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, किसमें? बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में, प्रेशर ग्रुप के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। सोशल ग्रुप कैसे? समाज में रहने वाले अलग अलग समूह, जैसे कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के, उनके बीच में हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था SC ST की सीट रिजर्व करी है। ठीक है, साथ साथ प्रेशर ग्रुप वे होते हैं जो मेन पार्टी में नहीं होते लेकिन दबाव बनाते हैं बाहर से। जैसे हमने दिल्ली में देखा था लोक आंदोलन वाला जो अन्ना हजारे ने करा था, प्रेशर ग्रुप था, वो सरकार पे इतना दबाव बना गया कि उससे हमें एक अलग ही पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सेम भारतीय किसान यूनियन देख सकते हैं, और छोटे छोटे कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो मेन पार्टी में नहीं होते लेकिन सरकार पर दबाव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पॉलिटिकल पार्टीज, एक से ज़्यादा जो हम पार्टी देखते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर एक पार्टी होती तो पावर शेयरिंग ही नहीं हुई, हर बार वही चुननी पड़ती। अब अलग अलग पार्टी है तो हम पावर शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार, जहां पर अगर किसी एक गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती तो वे एक साथ गठबंधन आते हैं और साथ में चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टी पार्टीज, भारतीय किसान यूनियन, ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर था, बट वेटेज है, हर बार 5 नंबर का कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें से 5 का नहीं तो 3 का तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए 5-6 क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। चलो थोड़े से MCQ और देख लेते हैं इसके, अभी टाइम भी है हमारे पास। तो इसमें देखो, पहली चीज़ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट ऑर्गन के बीच में हम पावर शेयरिंग करते हैं। किस में करी थी डिफरेंट ऑर्गन के बीच में? वर्टिकल पावर शेयरिंग में करी थी, है? अबे नालायको, वर्टिकल पावर शेयरिंग वाली सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन में लेवल अलग, तो लेवल अलग तो ऑर्गन सेम, तो ऑर्गन अलग किस में था? हॉरिजॉन्टल वाली में। ऐसे ही फंसोगे, छोटे छोटे वर्ड में लपेट जाते हो। तो नेक्स्ट, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल वाली हमारी हो गई वर्टिकल वाली। पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो सब के बीच कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है भाई तुम्हें, जल्दी जल्दी मैच करो। कोalition गवर्नमेंट, अभी हमने बताया गठबंधन की सरकार, तो पहले का क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी, पहले का। सेकंड, दूसरा सिविल वॉर, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाए तो सिविल वॉर में बस एक वर्ड ढूंढ लेना जहां भी तुम्हें वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट दिखता हुआ दिख जाए, तो सेकंड का। फोर्थ, कुछ वर्ड पकड़ते हैं मैच में, हमें सारा नहीं लगाना, एक वर्ड से हम MCQ एलिमिनेट उड़ा देंगे। चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, तो चेक कौन करेगा? यही लिखा ही हुआ है, चेक वाले चेक एंड अदर करेंगे, तो सी का हो गया फर्स्ट। डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा? डिफरेंट सोशल ग्रुप के द्वारा, तो डी का थर्ड। ठीक है, हो गया मैच। नेक्स्ट चलते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल। वर्टिकल वाली हमारी ये, तो लेवल कैसा? अलग, बस इतना पकड़ो, वर्टिकल डिवीजन डिफरेंट लेवल, तो ये तो हमारी हो गई ठीक। नेक्स्ट, देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या इंडिया में केवल 2 लेवल है? ना बेटे, 3 पढ़ के आए हैं हम। कौन कौन सी? सेंटर, स्टेट, लोकल। इसे क्यों भूल रहा है? ठीक है, सेंटर स्टेट नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, पावर शेयरिंग के बारे में दे रखा है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद होते हैं उसके चांस को कम करता है, बिल्कुल सही बात। सोल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये भी सही है भाई। सेपरेशन ऑफ पावर इज शेयरिंग द पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल के बीच में हम पावर शेयरिंग करते हैं, ये भी ठीक है। और इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या कह रहा है? ये तो सारे ठीक हो गए। Evaluate importance of power sharing by identifying the appropriate statement from the following option. Importance बतानी है पावर शेयरिंग की,
ये तो सारे ही सही लग रहे हैं, चलो इसे देख लेंगे बाद में। या तो शायद एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाला होना चाहिए था, वो हट गया, या फिर कुछ थोड़ी सी एरर लग रही है, बाकी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। अभी करके आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एन इंडिपेंडेंट स्टेट वाज फॉर्म्ड एज डिमांडेड बाय द श्रीलंकन। तमिल के द्वारा कौन सी सरकार बनाई गई थी? तमिलिल्लम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग इन द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को कैसी कैसी है, मैच ही करना एक तरीके से, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग, नहीं मैच नहीं करना, इन तीन को पढ़ के ये बताना है कौन सी तरीके की सरकार है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन अलग है, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सबकी पावर अलग है। चेक एंड बैलेंस, बस चेक एंड बैलेंस से ही हमें पता लग जाएगा कैसी पावर शेयरिंग होगी, हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। नेक्स्ट, हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके चलाई थी? एक लैंग्वेज वाले लोगों के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इथनिक का मीनिंग पहले ही बताया था, एक एक वर्ड पकड़ो। इथनिक का मीनिंग क्या है? बेस्ड ऑन सोशल डिवीजन। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। अरे भैया बड़ा हो जा, कैसे काम करके मानने का। असर्शन रीजन देख लो आप, छोटे छोटे से। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल। बिल्कुल सही बात है, श्रीलंकन तमिल अपने आप में अलगवाद फील कर रहे थे। नेक्स्ट, श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब। अलग फील क्यों करा था? क्योंकि श्रीलंका वालों ने क्या कर दिया था, उन्हें मानने से मना कर दिया था कि हम आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं देंगे, आपके साथ भेदभाव करेंगे और जॉब और उसमें भी प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। 15 तक ये हो गए। ये 4 असर्शन रीजन तुम्हारे लिए, आंसर अपने यहाँ से मैच कर लेना क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ प्रीवियस ईयर वाले हैं जो इस बार ही आए थे, इन्हें देख लो। हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स में होता है। असर्शन देयर वाज अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है, सिविल वॉर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि एक एक्ट पास कर दिया गया था 1956 में टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिंगल कम्युनिटी। अभी हम देख के आए हैं कि 1956 में एक एक्ट आया था जिससे सिंगल कम्युनिटी वालों का डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा था और तमिल वालों को अलग हटा दिया था। तो इसका मतलब दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन गया है ये वाला, बेल्जियम टुक सम मेजर टू सोल्व इट्स प्रॉब्लम, रीड द। बेल्जियम ने क्या क्या चीज़ अपनाई है सोल्व करने के लिए? पहला, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, नहीं। मेजोरिटेरियन किसने अपनाई है? श्रीलंका वालों ने अपनाई है। बेल्जियम ने क्या अपनाई थी? पावर शेयरिंग, तो दूसरी गलत है। तीसरी, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। फ्रांस और डच बोलने वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था। बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, ये भी हम कह सकते हैं। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर एलिमिनेट करने लगूँ, देखो मुझे पता लग गया सेकंड वाला गलत है। अब मुझे अगर बाकी भी नहीं आ रहा, इसमें भी सेकंड दिख रहा है, इसमें भी सेकंड दिख रहा है, इसमें भी सेकंड दिख रहा है, तो ये तो 3 ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए। कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रख के पेपर में खेलना है हमें। ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि हमें सारे के सारे आ ही जाएंगे जब भी करेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, पढ़ लो। सेम ही है जैसे हमने ऊपर करा है, ठीक है, और इसका आंसर तुम्हें नीचे दे दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा भले ही है बट इम्पोर्टेंट वेटेज कवर करता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबके साथ वीडियो शेयर करें और आराम से पढ़ें। बाय।